जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का शशांक डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक प्रीमियम के द्वारा ये मॉक टेस्ट देते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए उतना ही आवश्यक है सिलेक्शन में जितना कि जीने के लिए सांस है। ध्यान रखिएगा, इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन, मुख्य PYQ क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, NDA, CDS जैसे एग्ज़ाम, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड, SSR जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे सभी प्यारे छात्रों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। मैंने एक टारगेट फिक्स किया था कि मैं 5000 क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों इस सीरीज में, तो वही टारगेट को पूरा करने के लिए हम दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इसमें मैं आपको करा चुका हूं 62 मॉक टेस्ट। कितना करा चुका हूं? 62। आज होने वाला है 63वां मॉक टेस्ट। 63 मॉक टेस्ट को हम कवर करने वाले हैं। मॉक टेस्ट 63 में मॉक टेस्ट 63 कवर करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? 63। 63वां मॉक टेस्ट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों हम आपको क्वेश्चन जो कराने वाले हैं, जिसके अंदर ये मॉक टेस्ट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 63 200 में से 200 मॉक टेस्ट का टारगेट है बच्चों, और क्वेश्चन इसमें हम कराने वाले हैं आपको 1551 से 1575, और बहुत ही आनंद आने वाला है। समझे भाइयों? बहुत आनंद आने वाला है, इसलिए बहुत बारीकता के साथ क्वेश्चनों को दीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। 1551, आर्द्रता के वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी ये वलय है, इस पर Q चार्ज एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र पर स्थित Q द्वारा अनुभव बल होगा, यानी यहाँ पे एक स्मॉल Q चार्ज है। तो ये जानना चाह रहा है कि इसने कितना फोर्स अनुभव करेगा। आप लोग क्या करेंगे? सीधा सीधा दोनों के बीच की डिस्टेंस को लेकर कूलम फॉर्मूला लगा देंगे। लगाएंगे, लेकिन गलत है मेरे भाई। इसलिए गलत है क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टिव है। चालक के बाहर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, बाहर, अंदर नहीं होता। तो बच्चों, अगर हम करें बात आपसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। तो अंदर फोर्स या कोई अनुभव नहीं करेगा, इसलिए आंसर आएगा 0। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1552, दो बिंदु आवेश हैं 3 कूलम और 8 कूलम, एक दूसरे के 40 न्यूटन। ये इस बार इंडियन नेवी में, यह इंडियन नेवी में पूछा गया था बच्चों, 2023। ठीक है, 40 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि -5 कूलम का आवेश प्रत्येक को जोड़ दिया जाए तो इसके मध्य लगने वाला बल हो जाएगा। पहले समझो क्वेश्चन को, महसूस करो, उसके बाद आगे बढ़ो बच्चा। कवर करिए। तो उससे पहले मैंने आपके लिए इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी। यह 9 क्रॉस 10 1/7 से ले लेते। Q1 कितना है? 3 माइक्रो कूलम। Q2 है 8। पहली इक्वेशन दे रखी। अब क्या किया है? -5 कूलम इनमें जोड़ दिया है। जब मैं इसमें -5 कूलम जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा नेट। अच्छा, आपके पास -2 और इसके साथ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइक्रो कूलम। इसमें लगने वाला नया पोर्शन निकालना है। क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 माइनस का आ जाएगा, ध्यान दो, -6/r²। दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से भाग दे दीजिए, r नहीं निकाल। इससे f की वैल्यू कितनी है? 40। 40/f2 बराबर K से K कट, r² से r², और ये बचेगा 8 3 24 बटे -6। यहाँ से काट दोगे 6 चौक 24, तो यानी आपके पास F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -10 न्यूटन। इसका मतलब पहले रिपल्सन था तो अब अट्रैक्शन हो जाए -10। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत ही प्यार से समझा करो, बहुत प्यार से हैंडल। क्वेश्चन नंबर 1553, दो प्रोटॉन परस्पर इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, पर क्रियाशील बल है। क्रियाशील बल कौन सा फोर्स लगेगा, आपसे ये पूछ। देखो बच्चों, अगर इनकी डिस्टेंस जो है आप जानते हैं अप्रोक्स 10⁻12 मीटर है, तो इस पर बच्चों एक तो क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगे, न्यूक्लियर फोर्स लगने के लिए जो डिस्टेंस है
वह होनी चाहिए लेस देन या इक्वल 10⁻15। तो न्यूक्लियर फोर्स लगे, अन्यथा इसमें कम बल, दोनों फोर्स लगे। परपथ में 4 माइक्रोफेरेड संधारित्र पर संचित आवेश होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया मित्रों, कि 4 माइक्रोफेरेड, ये जो आपके पास कैपेसिटेंस दे रखा है चार्ज की, हम इसको देखना चाहें तो ये हो जाएगा 6 दोनों मिलकर, 6 और 6 कितने सीरीज में, देखो पैरेलल, 6 और 6 सीरीज में आ गए तो जोड़ेंगे हो जाएगा 3 माइक्रो। सी नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। और आपके पास पोटेंशियल जो दे रखा है वो दे रखा है 12 वोल्ट। Q बराबर C इंटू बी, Q बराबर C इंटू बी, तो 12 थे 36 माइक्रोकूलम, 36 माइक्रोकूलम। अब 36 माइक्रोकूलम जो है यहां से चार्ज आएगा, यहां से 36 ही आएगा। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, ये दोनों पोटेंशियल सेम रखते हैं, सेम रखते हैं। आप जानते हैं Q बराबर C इंटू बी होता है, पोटेंशियल सेम है तो Q प्रोपोर्शनल टू C आ गया। आया नहीं आया बच्चों? अब आपके पास पता है कि ये तो एक भाग है और ये 2 भाग हैं, इसका डबल है, इसके 3 भाग कर लीजिए, 36, 36 के 3 भाग कर लो, 9, 9 और 9। और जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसमें चार्ज ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनलिटी आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन यहाँ से 2 भाग इसमें चले जाएंगे बच्चों, 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम और 9 माइक्रोकूलम, 2 भाग इसमें चले जाएंगे 18 माइक्रोकूलम, और 1 भाग इसमें चला जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ये हम स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो राइट आंसर इज 18, 9 × 27। ओहो, गड़बड़ कर दी, भाग गलत बांट दिए। 36 के 3 भाग 12 12 होते हैं बच्चा, 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम, 12 दूनी 24 माइक्रोकूलम इसमें जाएगा और 12 इसमें जाएगा। तो 24 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू आ गई 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं हम 2.4 × 10⁻⁻⁵ कूलम, 2.4 या फिर 24 × 10⁶ कूलम। समझ में आया बच्चों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1555 बिंदुओं ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस, देखो ये वीटी स्टोन बन गया, इसका कोई सेंस नहीं है, बन गया 4/2 8/4 वीटी स्टोन। ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, ऊपर वाले सीरीज में तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 ओम, नीचे वाले सीरीज में तो 6 ओम हो जाएगा, एक दूसरे के डबल है। तो इसका जो नेट आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, बड़े वाले में 3 का भाग दे दो। अगर आप पहले से मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो अब तक सीख गए होंगे ये वाली बात, जो मैं डायरेक्ट निकालता हूं बच्चों, तो 4 ओम आ जाएगा। आप अगर विस्तार से निकालना चाहें तो विस्तार से निकाल सकते हैं, R1 R2 अपन R1 + R2, 12 × 6/12 + 6, तो वही आ जाएगा 4 ओम। मैं ये देख लेता हूँ 6 ओम है, ये 12 ओम है, एक दूसरे से डबल है, 3 का भाग देता हूँ, 5 गुना होता तो 6 का भाग दे देता हूँ, 10 गुना होता तो 11 का, मेरे पास आ जाएगा 4 ओम। क्वेश्चन नंबर 1556, निम्न में से कौन सा ग्राफ ओमीय प्रतिरोध है? देखो ओमीय प्रतिरोध का V और I, V = IR होता है, तो जो R होता है वो बच्चों V/I आएगा, R जो आएगा V/I आएगा, सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी में चलेगा बच्चों। कैसे चलेगा? प्रोपोर्शनलिटी में, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये बाई बराबर, और इसे X लिख दूं और इसे M लिख दूं, ये मेरे पास R हो गया, ये मेरे पास करंट हो गया और ये मेरे पास वोल्टेज हो गया। तो ये बाई बराबर MX लिखा हुआ है मेरे भाई, तो MX इस तरीके से ग्राफ बनता है। क्वेश्चन नंबर 1557, प्रकाशिक तंतु संबंधित है संचार से, प्रकाश से, कंप्यूटर से, उपरोक्त में से किसी नहीं। देखो बच्चों प्रकाशिक तंतु जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इस तरीके से बनता है और यह प्रकाश की किरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो ये संचार के लिए उपस्थित है, कम्युनिकेशन के लिए उपस्थित, मतलब यूज में आता है। और ये यूज करते हैं हम टेलीविजन में। किस में यूज करते हैं बेटा? टेलीफोन में यूज करते हैं, टेलीफोन में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। हीरे के चमकने का कारण है, हीरे के चमकने का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बिल्कुल सही है। 1559 ए दे रखा है, बी दे रखा है, प्रदेश से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो
कभी भी कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है, उसका एरिया निकालना है और उसकी साइड दे रखी है, तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इसका एरिया निकालते समय सीधा सीधा हम इसे कर लेते हैं ए क्रॉस बी। क्या कर लेते हैं? ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और यहाँ i प्लस 4j। तो देखो i का i में तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें ये हो जाएगा 4 दूनी 8 i क्रॉस ए, और इसका इसमें बच्चों 3j क्रॉस i, और आगे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 8 i क्रॉस ए, ये j क्रॉस i माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 i क्रॉस ए, i क्रॉस ए ये j क्रॉस i है। तो मेरे पास जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 5 यूनिट 5√2, नहीं आएगा? तो अंडर के अंदर 5 यानी 5 25 प्लस 5 25, तो आ जाएगा 5√2। 5√2 को हम कितना लिख सकते हैं? 1.414, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1.414, 5 चौक 20 7, अप्रोक्स 7 के लम्स हमारा है, अप्रोक्स 7.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1560 एबीसी इस प्रकार है। देखो बच्चों यहाँ क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ए डॉट बी बराबर 0 दे रखा है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर बी है, एंड ए डॉट सी बराबर दे रखा है 0, तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर सी है। ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, तो ए के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? अगर बच्चों मैं एक बात करूं तो बी क्रॉस सी निकालूं, तो बी क्रॉस सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी एंड सी के, और बी और सी के परपेंडिकुलर बी एंड सी के परपेंडिकुलर आपका ए भी है, तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर हो गए। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। अगर एक ही सिस्टम के दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो आपस में पैरेलल होंगे, तो इसीलिए हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस सी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। 1561 यह दो सदिश ए और बी के लिए ए क्रॉस बी बराबर 0 है। अगर ए क्रॉस बी 0 है तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक दूसरे कैसे होंगे? पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर 0 आ जाता है, तो ये जब 0 हो सकता है जब थीटा 0 हो। क्या हो सकता है? जब थीटा 0 हो। 1562 ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का एंगल पाई होता है, सब जानते हैं। ए क्रॉस बी ये है, तो बी क्रॉस ए होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 1563 निम्न में से किस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है? वेबर ऐसा यूनिट होती है, जानते हैं आप, क्योंकि वेबर वैज्ञानिक का नाम है। टेस्ला मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय फ्लक्स का, या चुंबकीय ध्रुव शक्ति का। तो सब जानते हैं इसके बारे में, आप भी जानते होंगे यार, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आंसर आपका आ भी चुका होगा कि चुंबकीय जो टेस्ला मात्रक होता है इंडक्शन का होता है। क्या होता है बच्चा? इंडक्शन। याद रखिएगा, टेस्ला मात्रक होता है मैग्नेट, इंडक्शन का होता है चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर होता है। लंबाई और बल की इकाइयाँ 4 गुनी कर दी जाए तो ऊर्जा हो जाएगी। देखो एनर्जी होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर आप इसे 4 गुना कर देंगे, इसे आप 4 गुना कर देंगे, तो आपके पास एनर्जी 16 टाइम हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुनी। क्वेश्चन नंबर 1566 मात्रकों की दृष्टि से कौन सबसे भिन्न होता है? कलांतर, यांत्रिक तुल्यांक, ध्वनि की प्रबलता, या पाइसन निष्पत्ति। फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस का आप जानते हैं रेडियन होता है। यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो होता है, चलो ध्वनि की प्रवणता लाउंड्स ऑफ साउंड, और पाइसन निष्पत्ति। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, इसकी भी यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट डायमेंशन होती है, इसकी तीनों की डायमेंशन होती है, बट पाइसन निष्पत्ति जो सिग्मा होता है ना, इसकी यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये होता है स्ट्रेन ओवर डायमीटर ओवर स्ट्रेन ओवर लेंथ, तो ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस होती है। तो सबसे डिफरेंट उसमें पाइसन निष्पत्ति लग रहा है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा क्यू बराबर आपने पढ़ा है IT,
तो यहीं से बोल दिया है, एम्पियर सेकंड बोल दो इसे या एम्पियर घंटा बोल दो। तो चार्ज है, क्या है बच्चों, विद्युत की मात्रा, विद्युत धारा की शक्ति, शक्ति ऊर्जा, विद्युत की मात्रा को ही चार्ज कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बम वर्षक विमान चालक बम को गिराता है, उसके द्वारा देखा जाता है कि बल पथ को सरल रेखा में, देखो अगर ये बम चालक है, ये जैसे ही बम गिराएगा तो बम ऐसे गिरेगा, लेकिन ये जो दिखेगा वो नीचे व्यक्ति, खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा दिखेगा, लेकिन ये कह रहा है कि इसके द्वारा, यानी बम चालक के द्वारा, बम चालक के द्वारा ये वाली जो वेलोसिटी बम चालक में भी होती है यही बम में भी हो गई, तो उसे केवल लीनियर जाते हुए दिखता है। ऊपर वाले व्यक्ति को हमेशा ये लीनियर दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाले व्यक्ति को ये हमेशा प्रोजेक्टाइल दिखाई देगा, सरल रेखा। एक पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है जिस पर मशीन नियत शक्ति लगा रही है, पिंड द्वारा टी समय में चली गई दूरी समानुपाती होगी। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा। एक पिंड सरल रेखीय गति कर रहा है जिस पर मशीन नियत शक्ति लगा रही है, पावर क्या कर रही है, पावर जो है वो कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, और जो पावर होती है ना बच्चा, वो होती है एनर्जी ओवर टाइम बराबर कांस्टेंट के। तो यहां से एनर्जी प्रोपोर्शनल टू आ गई टी, कांस्टेंट हट जाएगा। अब चली दूरी, यानी ये समय के साथ चली दूरी, डिस्टेंस को प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, तो हम एनर्जी को लिख सकते हैं बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी। फोर्स को मैं लिख सकता हूं एम ए इंटू डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी। मास हट जाएगा तो एक्सेलेरेशन इंटू डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टी। एक्सेलेरेशन को लिख सकता हूं मैं वेलोसिटी ओवर टी इंटू एक्स प्रोपोर्शनल टू टी, टी इधर चला जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी इंटू एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहां से बच्चों मैं इस वेलोसिटी को भी लिख सकता हूं एक्स ओवर टी इंटू एक्स प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो यहां से ऊपर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू यहाँ टी क्यू हो जाएगा, यहां से एक्स प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा टी की पावर 3/2। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है बच्चों, एक एक स्टेप किया मैंने, कोई शॉर्ट नहीं किया, तो 3/2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ 3/2 की पावर में रहेगी। 1570, निर्वात में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति होती है, निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, एक समान वेग, एक असमान त्वरण, परिवर्तित त्वरण या नियत संवेग। देखो बच्चों, ये निर्वात में वैक्यूम में गिर रही है और मुक्त रूप से गिर रही है, यानी कि एकदम फ्री कंडीशन में गिर रही है। तो आपसे पूछा है, तो जैसे कि अगर आप किसी भी सैटेलाइट से कोई भी वस्तु छोड़ेंगे तो वहां पे वो फ्री फॉल कंडीशन रहती है, कहती रहती है फ्री फॉल कंडीशन, तो उस कंडीशन में इसका एक्सेलेरेशन एक जैसा रहेगा, ये हमेशा जी एक्सेलेरेशन से लगातार नीचे की ओर गिरेगी, तो इसलिए आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। डेसिबल किसकी इकाई है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की, कहां है बच्चों, इसमें प्रकाश की तीव्रता, एक्स किरणों की क्षमता, प्रकाश की तीव्रता, एक्स किरणों की क्षमता, ध्वनि प्रबलता, विकिरण ऊर्जा। ध्वनि तीव्रता होती है तो प्रबलता साउंड को ही कह रहा होगा, यही डेसिबल, याद रखना। किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, तारत्व किसका अधिक होगा, शेर, मच्छर, पुरुष या स्त्री, मच्छर का, याद रखना। ठोस में संचरित होने वाली तरंगें होती हैं, ठोस में कौन सी संचरित तरंग होती हैं, जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपने मान लिया कि कोई लोहे की छड़ है, उसके किनारे पर आपने बहुत तेजी से पुश कर दिया, तो कौन सी तरंग होती है, जो ठोस होता है ना बच्चा, उसमें एक तो ये लैटिट्यूडनल भी होती है, तो आगे पीछे भी जाता है, दोनों तरंग होती हैं, बिल्कुल क्लियर है। एक कण v वेग से एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, 60 डिग्री घूमने पर वेग में परिवर्तन का प्रमाण बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो देखना ढंग से, ये है बच्चों सर्कुलर मोशन, पहली कंडीशन में यहां पे दे रखा था v1, फिर ये दे रखा है v2, इसको दे रखा है ये 60 डिग्री है। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी सर्कल की रेडियस के बीच में जो एंगल होता है उस पर खींचिए, टेंजेंट के बीच में जो एंगल आएगा, टेंजेंट के बीच में जो एंगल आएगा बच्चों वो आएगा 180 से घटा के, तो आ जाएगा 120 डिग्री। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी भी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, और 20 का एंगल 120 है, तो समझ जाओगे जो वी नेट होगा वो भी होगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों बी।
क्योंकि ये मैंने कराया कि दो समान वेक्टर बिटवीन एंगल 120, तो नेट भी 120 मतलब वी ही रहता है। तो बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइए। आज के मॉक टेस्ट का सबसे मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही कम बच्चे समझ पाएंगे। इसमें 2-3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये केस है। और ये लास्ट क्वेश्चन 1575, मच्छरदानी के अंदर उड़ते हुए मच्छर की स्वतंत्र कोटियां होती है। 3D होता है, कैसा होता है 3D? और 3D होता है तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हैं 3 होंगी, क्योंकि अंदर उड़ रहा है तो एयर ही मान के चलो। तो इस तरीके से तो ये था बच्चों आपका आज का मॉक टेस्ट। एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से किया, आज का मॉक टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए शशांक डिफेंस एकेडमी के साथ। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी आप सभी के लिए दिनों रात मेहनत कर रही है। नए बैच स्टार्ट कर चुकी है। एनडीए 2023 सेकंड जो एग्ज़ाम है वो 3 सितंबर का है, उसकी तैयारी के लिए हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मई से। उसके लिए भी हमने एक क्रैश कोर्स बैच बनाया है जिसका टाइमिंग है शाम को, और जो ओपन बैच है जिसका टारगेट है 3 सितंबर उसका टाइमिंग है मॉर्निंग में। ठीक है, शशांक डिफेंस एकेडमी, फ्रंट ऑफ एएसएम पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीएस इंजीनियरिंग रोड, मथुरा। जय हिंद दोस्तों।